Hello everyone, my dear students. You all are most welcome in this channel Bio for You. As you know, I am Dr. Sweety Rai, your zoology teacher. So, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, उसका फर्दर एक एक्सोनल पार्ट से दूसरे एक्सोनल पार्ट तक कंडक्शन कैसे होता है। ट्रांसमिशन के बारे में हमने डिटेल नहीं पढ़ा था, तो आज हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल या जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट तो हो गया, न्यूरॉन में ही एक न्यूरॉन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वो कंडक्ट हो रहा है, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो कैसे ट्रांसमिट होता है वो ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, तो ये जो नर्व इम्पल्सेज हैं इनका ट्रांसमिशन साइनेप्सिस के थ्रू होता है। अब ये साइनेप्स क्या होता है, किस जानवर का नाम है भाई ये साइनेप्स? अभी तक तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई थी कि ये साइनेप्स है क्या। तो बेसिकली ये जो साइनेप्स है एक एसोसिएशन है, एक इसको लिंक बोल सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन है, दो जो कनेक्शन है, उसी को हम नाम देते हैं साइनेप्स। या ये बोल दो कि दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच the connection between या the communication between two neurons occur for the transmission of nerve impulses, that is called synapse. ओके, तो यहाँ पे हमने साइनेप्स को डिफाइन भी किया है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, साइनेप्स के थ्रू हो रहा है। इसको हम जंक्शन बोल सकते हैं कि ये एक जंक्शन की तरह काम करता है। तो साइनेप्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एसोसिएशन और कनेक्टिंग लिंक causing two neurons to communicate with each other, or the transmission of nerve impulses from one neuron to other neuron or the effector organ. Okay, यानी कि साइनेप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये या तो एसोसिएशन है या कनेक्टिंग लिंक है जो क्या कॉज करता है, जो क्या करता है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराता है। दो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं सो दैट जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुए कंडक्ट हो रहे हैं उनका फर्दर ट्रांसमिशन हो जाए। कहाँ ट्रांसमिशन हो, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, और ऐसा होते होते जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक ये ट्रांसमिट होके पहुंच जाए, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाए। दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ओके, तो अब साइनेप्स होता कितने तरह का है, तो इनके नेचर के बेसिस पे हमने साइनेप्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, पहला कैटेगरी है केमिकल साइनेप्स, दूसरे को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो आइए अब थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि केमिकल साइनेप्स क्या होता है और ये इस केमिकल साइनेप्स में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि केमिकल साइनेप्स क्या होता है, इसका नाम हमने केमिकल साइनेप्स क्यों दिया। तो साइनेप्स तो आपको पता है कि एसोसिएशन का काम कर रहा है, इसलिए हमने टर्म दे दिया साइनेप्स। लेकिन यहाँ पर केमिकल वर्ड यूज करने का क्या मतलब है? एक्चुअली केमिकल वर्ड यूज करने का मतलब है कि इस तरह के साइनेप्स में, इस तरह के एसोसिएशन में कुछ केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इस तरह के ट्रांसमिशन को, इस तरह के एसोसिएशन को परफॉर्म करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ही वो केमिकल्स हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसमिशन का फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, या इनके बीच मीडिएटर का काम करके नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें जब दो न्यूरॉन्स फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं तब हमें केमिकल साइनेप्स की जरूरत पड़ती है। ओके, ये केमिकल साइनेप्स जो है ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो जो एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग है और दूसरे एक्सॉन का जो डेंड्राइट्स है, इनके बीच ये केमिकल साइनेप्स का प्रोसेस परफॉर्म कराया जाता है। ओके, इस तरह के साइनेप्सिस में, इस तरह के एसोसिएशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फर्दर साइनेप्टिक वेसिकल्स से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद वो अपने टारगेट रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद देन फर्दर क्या होता है, नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए ये प्रोसेस जो होता है स्लो होता है। लेकिन दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन बिटवीन द न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस। ओके, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच जो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो एसोसिएशन पाया जाता है, जो साइनेप्स पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो केमिकल साइनेप्स होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये केमिकल साइनेप्स का प्रोसेस होता कहाँ है। जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल साइनेप्स का प्रोसेस एक्सॉन एंडिंग में होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक और टर्मिनल नॉब। ओके, तो ये तो एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ओके, इसमें कुछ ये जो टर्मिनल एंड है ना, इसमें कुछ कैल्शियम आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनके अलावे इसमें ये जो साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर टाइनी राउंड शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये इनका जो डायमीटर होता है अराउंड 50 नैनोमीटर होता है, और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में लगभग 10,000 तक प्रेजेंट होते हैं। इनकी संख्या लगभग 10,000 तक होती है। ओके, इसके अलावे तो पहले न्यूरॉन के टर्मिनल एंड और दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइट्स के बीच जो गैप होता है, उसको हमने नाम दे दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10 to 20 नैनोमीटर अराउंड होता है। ओके, अब जब हम बात करें सेकेंड न्यूरॉन की, तो इसका जो डेंड्राइट वाला हिस्सा है, इस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करने का काम करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो केमिकल साइनेप्स का प्रोसेस होता है, ये एक्चुअल में कैसे प्रोसीड होता है। तो जैसे ही जो जनरेटेड नर्व इम्पल्स है, वो एक्सॉन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट होते होते, जैसे ही वो एक्सॉन एंडिंग तक, या कह लें कि साइनेप्टिक नर्व और या यूँ कहें कि साइनेप्टिक और टर्मिनल नॉब तक पहुंचता है, तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो क्या होता है कि जो इस एक्सोनल मेम्ब्रेन का इंटरनल सरफेस है, वो क्या होता है? वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन को रिसीव करता है, अंदर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही ये चार्जेस में डिफरेंस आता है, यानी कि अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया, बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया, तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? कैल्शियम आयन चैनल पे पड़ता है। ये जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं, जैसे ही इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है, ये तुरंत ओपन हो जाता है। तो ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम आयंस का। ये कैल्शियम आयंस क्या होता है? जैसे ही ये चैनल ओपन होता है, ये कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से निकल के कहाँ चले जाते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंट्री कर जाते हैं। इनका ट्रांसफर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो जाता है। इतना होने के बाद जैसे ही अंदर कैल्शियम आयंस पहुंचा, ये कैल्शियम आयंस टारगेट करता है किसको? ये कैल्शियम आयन टारगेट करता है इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को। ये कैल्शियम आयन इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को टारगेट करता है और जाके इनसे बाइंड कर जाता है। जैसे ही ये कैल्शियम आयंस साइनेप्टिक वेसिकल्स से बाइंड करता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव होते हुए कहाँ आ जाते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं और यहाँ आके इनसे फ्यूज हो जाते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इस एक्सोसाइटोसिस के फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल जो कि आके इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से मर्ज हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको ये डिसॉल्व कर देता है, और डिसॉल्व होने के बाद सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस एरिया में रिलीज होते हैं, जहाँ पे रिलीज होते हैं, उसी को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाले रीजन में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट थे, अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। इनके रिलीज होने के बाद क्या होता है कि ये जो दूसरा न्यूरॉन है, जिसका यहाँ पे डेंड्राइट्स वाला पार्ट अवेलेबल है, इस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इनसे बाइंडिंग कर लेते हैं। बाइंडिंग करने के बाद
देन इनका फर्दर प्रोसेसिंग होता है और अब वही सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे ही अब यहाँ पे सिग्नल आएगा, जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ पे आया, आने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे डिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, फिर हाइपरपोलराइजेशन होगा और ऐसा होते होते ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, तीसरे से चौथे न्यूरॉन एंड ऐसा कर होते हुए ये फर्दर जो इफेक्टिव ऑर्गन है जहाँ पे इसको फाइनली पहुंचना है, ये नर्व इम्पल्स वहाँ पे रेस्पॉन्स के रूप में पहुंच जाता है। और हाँ, जैसे ही ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को, जैसे ही डेंड्राइट्स वाला हिस्सा रिसीव करता है, इसका जो क्या होता है, ये बाहर वाला हिस्सा इनका भी तुरंत नेगेटिव हो जाता है, डिपोलराइजेशन का प्रोसेस होने लगता है। डिपोलराइजेशन के फलस्वरूप क्या होता है, बाहर का हिस्सा नेगेटिव हो जाता है, अंदर का हिस्सा पॉजिटिव होने लगता है। मेम्ब्रेन का जो अंदर इंटरनल एरिया है, इंटरनल सरफेस है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो आउटर सरफेस है वो अगेन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है केमिकल साइनेप्स में। चलिए एक बार फिर से इसको आप ब्रीफली समझ लेते हैं कि जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्सॉन एंडिंग पे पहुंचता है, इसके आते ही सबसे ज़्यादा चेंजेस का सबसे पहला चेंज होता है कि जो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, इसका इंटरनल एरिया, इंटरनल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, अब उसका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये अब नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही ये चेंजेस ये मेम्ब्रेन एक्वायर करता है, उस मेम्ब्रेन पे कुछ कैल्शियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चार्जेस में जो चेंजेस आता है, उस चेंजेस के फलस्वरूप ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये जब ओपन होते हैं तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, इसमें कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये यहाँ से निकल के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंट्री कर जाते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाता है। ओके, जैसे ही ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को टारगेट करते हैं और जाकर उनसे बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होके इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास लेके आते हैं। और जैसे ही ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आते हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके फर्दर क्या करते हैं कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं और जैसे ही प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है, जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हैं, ये वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। और ये रिलीज होते हैं तो कहाँ रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही रिलीज होते हैं, इनके पास में ही दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसपे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं। वो तुरंत इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जाकर उनसे बाइंडिंग परफॉर्म करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही नर्व इम्पल्स आया, फर्दर फिर से यहाँ पे क्या डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, और इसके फर्स्ट जैसे ही यहाँ पे डिपोलराइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा, क्या होगा, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। जो लीकी चैनल्स हैं वो सोडियम आयन को बाहर भेजेंगे, सोडियम आयन को अंदर लाएंगे, पोटेशियम आयन को बाहर भेजेंगे। जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है स्टार्टिंग में जो क्लोज थे, अब उसमें का जो सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएगा। और यही सारे फंक्शन सेम वही जो आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वही सारा फंक्शन यहाँ पे फिर से परफॉर्म होने लगेगा। और जो यहाँ पे डेंड्राइट्स वाला जो मेम्ब्रेन, डेंड्राइट्स का जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसका अंदर वाला सरफेस या अंदर वाला जो इंटरनल एरिया है क्या हो जाएगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जो केमिकल साइनेप्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। और चूंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसी वजह से इस तरह का जो ट्रांसमिशन है वो स्लो ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्योंकि अब यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल से कैल्शियम जाएगा तो बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद उसको लेके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आएगा, फिर वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से उसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे,
फर्दर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर्स उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनसे बाइंडिंग परफॉर्म करेंगे। तो इन सारे प्रोसेसेस में कुछ टाइम लग जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और दिस इज अ टाइप ऑफ स्लो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो आई होप कि आप लोगों को ये केमिकल साइनेप्स का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में कि ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है और फर्दर इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है ना, ये रैपिड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं होता है ना। जब ये जो दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में माइनर सा गैप प्रेजेंट होता है और उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक तरह का जंक्शन यूज होता है और उस जंक्शन का नाम देते हैं हम गैप जंक्शन। ओके, इसीलिए ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये रैपिड प्रोसेस है। ओके, ये हमारे बॉडी में कॉमन नहीं है। हमारे बॉडी में भले ही केमिकल साइनेप्स जो है वो टाइम टेकिंग है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनेप्स इज द chemical synapse in our body as compared to that of electrical synapse. Okay, अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं, इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो जब इसके थ्रू नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्सोन एंडिंग तक यानी साइनेप्टिक और टर्मिनल नॉब तक पहुंचता है, इसके पहुंचते ही नर्व इम्पल्स के ये इस एक्सोन एंडिंग तक पहुंचते ही सबसे पहला जो चेंज होता है वो क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो पहले नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, अब वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एनवायरनमेंट अब क्या हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। जबकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पहले पॉजिटिव था, जैसे ही नर्व इम्पल्स को ये एक्सोन एंडिंग रिसीव किया, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन नर्व इम्पल्स आगे की तरफ मूव करता है प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से होते हुए। जब एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ पे चूंकि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप है, जो कि माइनर सा गैप है, जिसके बीच का दो न्यूरॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 नैनोमीटर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना माइनर सा गैप है। इसी गैप को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक जंक्शन का यूज होता है, उस जंक्शन का नाम होता है गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन के हेल्प से जो नर्व इम्पल्स एकदम टर्मिनल एंड तक जो पहुंचा था, अब यहाँ से सीधे विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले हिस्से में ट्रांसमिट हो जाता है। यानी नर्व इम्पल्स फर्स्ट न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाता है, किसके थ्रू, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। ओके, जैसे ही गैप जंक्शन के हेल्प से नर्व इम्पल्स इस डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले हिस्से में पहुंचता है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तुरंत क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, लीकी चैनल्स एज यूजुअल अपना काम कर रहे हैं, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है एंड फर्दर वही डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन एंड ऑल प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। जैसे ही ये नर्व इम्पल्स इस दूसरे न्यूरॉन में एंट्री करता है, यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड का चार्ज चेंज हो जाता है, वही पहले जो नेगेटिव था फिर से पॉजिटिव हो जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है एंड देन अगेन फिर से वही सारे प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ओके, यानी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू काफ़ी रैपिडली, बहुत ही कम समय में नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन हो जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में कॉमन नहीं है। आल्दो ये कितना भी फास्ट है, कितना भी रैपिड है, लेकिन हमारे बॉडी में ये कॉमन नहीं है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एक चीज़ जो मैं केमिकल साइनेप्स में मिस कर चुकी थी बताना आप लोगों को, कि ये जो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि ये जो N1 है, ये N2 यानी न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, इनके बीच जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद तो यहाँ डेंड्राइट्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करके उससे बाइंड करके एंड फर्दर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो लेफ्ट आउट रह जाते हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं
एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस। इसी तरह और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उनको फर्दर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके वहाँ से हटा देते हैं, सो दैट अगला नर्व इम्पल्स आ सके और उनका स्मूथली इजीली ट्रांसमिशन हो सके। क्योंकि जब तक पहला न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से हटेंगे नहीं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से हटेंगे नहीं, तब तक दूसरा नर्व इम्पल्स यहाँ तक नहीं आएगा, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होगा। इसीलिए जो यहाँ पे पहला न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अगर वो नहीं हटेंगे तो नेक्स्ट नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulses through synapses which involved chemical synapse as well as electrical synapse. So I hope कि आप लोगों को synapse का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और केमिकल synapse के थ्रू नर्व इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिकल synapse के थ्रू नर्व इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, and at last like, subscribe and share.